नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक मिनट चलिए तो आते हैं हम लोग। और हमने बताया था कि इतिहास के बारे में हम प्री क्लासेस के अंदर एनिशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके थे। और एनिशियंट हिस्ट्री में हमने पिछली बार जो बातें की थी, सबसे पहले ये समझा कि प्राचीन इतिहास क्या है, प्राचीन इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया है, प्राचीन इतिहास के पढ़ने के लिए हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं। तो तीन पार्ट में हमने बताया था, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। हमने बताया था कि प्राग इतिहास वैसे इतिहास है जिनके पास साहित्यिक स्रोत नहीं है, किंतु उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत की जरूरत होती है। यानी वैसा वैसा इतिहास जिसके बारे में लिखा भी न गया हो, पढ़ा भी न गया हो, किंतु उनकी जानकारियों के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत पे निर्भर रहना पड़ता हो। इसी में आपको हमने आदि इतिहास के बारे में बताया था, जिसमें साहित्यिक स्रोत भी था, पुरातात्विक स्रोत भी था, लेकिन उनके साहित्यिक स्रोतों को पढ़ना थोड़ा सा नामुमकिन हो चुका था। और इतिहास में अभी भी इनकी कल्पना की जा रही है कि उसे पढ़ा जा सकता है। तो वैसे इतिहास को जिसके पास साहित्यिक स्रोत भी हो, पुरातात्विक स्रोत हो, फिर भी जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता हो, वैसे इतिहास को हमने आदि इतिहास बोला था। इसके एग्जाम्पल क्या थे? तो हमने बताया था सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर आप उसी को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। फिर हमने बताया था कि वेद को भी हम उसी में डाल देंगे, क्योंकि वेदों को क्यों डाला जी? तो वेद को इसलिए डाला क्योंकि जिस समय वेदों की कल्पना की गई वो मन और मस्तिष्क के ऊपर थी, इसलिए बाद में उसका लेखन कार्य चालू हुए, इसलिए हमने उसको कहाँ डाल दिया, तो उसको भी हमने आदि इतिहास में डाल दिया। फिर हमने बताया था इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है जी? इतिहास जिसके पास दोनों हो, साहित्यिक स्रोत भी हो और पुरातात्विक स्रोत हो, और हम उनको जानने के लिए दोनों स्रोत का इस्तेमाल करता हो, जैसे रामायण महाभारत, है ना। आप देखिएगा कि मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। तो कई सारे ऐसे किताब हैं जो कि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्रोत जानते हैं, वायु पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, है ना, ये सब चीज़ों से हम जान पाते हैं। तो वैसे स्रोत को हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को हम दोनों स्रोत से समझते हैं, पुरातात्विक स्रोत से भी और साहित्यिक स्रोत से भी। जरा देखिएगा कि हमने बताया था कि इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, देखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में जी? दो में। जरा गौर कीजिएगा, एक को हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक को हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और एक को हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, एक को हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत। देखिए, हमने बताया कि इतिहास की सबसे बेहतरीन जानकारी, इतिहास की सबसे बेहतरीन जानकारी, अगर हम इतिहास के बारे में सबसे अच्छे से जानना चाहते हैं तो इतिहास की बेहतर जानकारी, है ना, इतिहास की बेहतर जानकारी हमें कहाँ से मिलती है जी? इतिहास की बेहतर जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से। देखिए, पुरातात्विक स्रोत से क्यों इतिहास की बेहतर जानकारी मिलती है? इसलिए मिलती है क्योंकि पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत हैं जो कि रियल मायने में काम आते हैं, जो है सो है। एक्चुअली में जब हम किसी किताबों को पढ़ते हैं तो वो राजा के किसी मंत्री, लेखाकार, या फिर कोई जो कविकार होगा उसके द्वारा लिखा गया होगा, है ना। जैसे हर्षवर्धन, हर्ष चरित्र लिखा है किसने? तो बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में बहुत अच्छा तारीफ कर दिया है ना। तो आप देखिए कि अबुल फजल, है ना, आईने अकबरी, उसके अंदर उसने उसकी तारीफ कर दी है। आप देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर, है ना, इसके अंदर समुद्रगुप्त की हरिशन ने बहुत भयानक तारीफ कर दी है कि उनके घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो ऐसे में हम इतिहास को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य पर डिपेंडेबल रहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य कहीं ना कहीं सच को दिखाता है, जो सच है उसको दिखाएगा। इसलिए हम पुरातात्विक स्रोत पे क्या है? निर्भर है। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है जी? तो अभिलेख पढ़ना पड़ेगा। अभिलेख क्या है जी? किसी भी, देखिएगा, अभिलेख का मतलब होता है कि हम किसी पत्थर, किसी मूर्तिनुमा संरचना, बर्तन, मिट्टी, ये सारी चीजों पे लिखी संरचना या गढ़ी हुई संरचना, उसको पढ़ना, उसको जानना, ये क्या है? अभिलेख है ना। बात समझ रहे? अभिलेख के अगर हम अध्ययन को बोलते हैं तो इपिग्राफी, है ना। इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। स्थापत्य, स्तंभ, स्थापत्य हो गया, स्मारक हो गया। पहले के राजाओं महाराजाओं क्या करते थे? अपने कामों को, अपने नाम को बनाने के लिए, राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि लेने के लिए इस तरह के स्थापत्य और स्मारक की क्या करते थे? तो स्थापना करवाते थे, है ना। अभिलेखों, जैसे आप देखिएगा कि एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगजगाई, है ना। आप देखिए अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख, सबसे पुराना, है ना, सबसे पुराना अभिलेख जिसका नाम है बोगजगाई, है ना, बोगजगाई, है ना। तो बोगजगाई अभिलेख एशिया माइनर में कहाँ मिला है जी? एशिया माइनर, तुर्की, एशिया माइनर, है ना, एशिया माइनर तुर्की में ही मिला है, सबसे पुराना, है ना। अब देखिएगा ये क्या है? बोगजगाई अभिलेख। तो इसमें 4 देवताओं के वर्णन है। इंद्र, है ना, इंद्र, मित्र,
अब देखिए 4 देवता है, इंद्र, मित्र, नासत्य, नासत्य और वरुण, है ना, और वरुण। ये 4 देवताओं का क्या है इसके अंदर चर्चा है। सबसे पुराना अभिलेख है, कहाँ मिला है? एशिया माइनर, कहाँ? तुर्की में। स्थापत्य स्मारक हो गया, मूर्तियां, है ना। आज भी हम देखते हैं कि भाई कितने सारी मूर्तियों की हम बात करते हैं, है ना। अब देखिएगा कि चोल साम्राज्य के अंदर आप शिव शिव की मूर्ति की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्ति की बात करते हैं, है ना। भारत के अंदर कई सारी मूर्तियों की बात करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखते हैं तो कई सारी टूटी फूटी मूर्तियां हमें मिलती है ना। एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति हमें मिलती है ना। चित्रकला की बात करें तो देखिए चित्रकला, है ना। आप देखिएगा कि बहुत पुराना काल से ही चित्रकला के हमको क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो हम पढ़ेंगे, अभिलेख हो गया, स्थापत्य स्मारक हो गया, मूर्तियां हो गया, है ना। अब देखिए चित्रकला हो गया, सिक्के और मोहरे, है ना। सिक्के सिक्के से हमें क्या पता चलती है? किसी भी राजा की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलती है। अगर सोने का सिक्का चला रहा है तो उसका साम्राज्य के अंदर बिजनेस या व्यापार बहुत तेज हो रहा है ना। अगर चांदी का चला रहा है तो व्यापार की थोड़ी सी धीमी रफ्तार है। और अगर तांबे का चल रहा है तो आप देखिएगा कि उसकी जो व्यापारिक स्थिति है, उसकी जो राजनीतिक स्थिति है, कहीं ना कहीं कमजोर है। अब मान लीजिए तीनों चल रहा है, इसका मतलब राजा ने सिक्कों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है समाज में। सबसे ऊपर वाले क्लास क्या चलाएंगे? तो सोने का सिक्का। उससे लोअर में क्या है? तो चांदी के सिक्के। और नॉर्मल जो इंसान होंगे वो क्या है? तो तांबे के सिक्के, है ना। बर्तन हो गया, उपकरण हो गया, वस्तु हो गया, ये सभी को हम किस में डालते हैं जी? पुरातात्विक साक्ष्य में। ये सभी को हम कहाँ डालते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य में, है ना। अब देखिएगा कि पुरातात्विक साक्ष्य को तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अभिलेख के बारे में जानेंगे, स्थापत्य और स्मारक के बारे में जानेंगे, मूर्तियों के बारे में जानेंगे, चित्रकला के बारे में जानेंगे, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जरा समझिए कि साहित्यिक साक्ष्य, है ना, ये जो हम देखते हैं ये साहित्यिक साक्ष्य, है ना। इतिहास के दृष्टिकोण से साहित्यिक साक्ष्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि साहित्यिक साक्ष्य की अगर हम बात करें, साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, है ना, तो इसको हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। कितने पार्ट में जी? 2 भाग में डिवाइड किया है। एक को हमने बोला है भारतीय साहित्य और एक को हमने बोला है विदेशी साहित्य या वर्णन। एक को बोला हमने भारतीय साहित्य, क्या बोला है जी? भारतीय साहित्य। और एक को हमने बोला विदेशी साहित्य या वर्णन। एक को हमने बोला भारतीय साहित्य और एक को बोला है विदेशी साहित्य या वर्णन। अब देखिए भारतीय साहित्य को हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। भारतीय साहित्य को भी पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में, एक हमने लौकिक और एक हमने धार्मिक, है ना। एक हमने लौकिक और एक हमने धार्मिक, देख रहे हैं ना, लौकिक और धार्मिक। धार्मिक के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। धार्मिक के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, है ना। धार्मिक के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, एक क्या होगा? ब्राह्मण, है ना, एक होगा ब्राह्मण और एक होगा गैर ब्राह्मण। एक क्या होगा? गैर ब्राह्मण, है ना। एक होगा ब्राह्मण, एक होगा गैर ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। लौकिक की बात करें तो आप जानते हैं कि लौकिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बुद्ध और जैन साहित्य के रूप में, है ना। लौकिक को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं जी? है ना, तो बुद्ध और जैन साहित्य के रूप में, है ना, और संगम साहित्य के रूप में। तो लौकिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए लौकिक को हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा ऊपर में देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और यहीं पर देखिए लौकिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बुद्ध साहित्य, है ना, बुद्ध हो गया, बुद्ध साहित्य हो गया, फिर जैन हो गया, है ना, जैन साहित्य हो गया, है ना। फिर आप देखिएगा कि संगम साहित्य हो गया, है ना, संगम साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया। ऐसे करके हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से हम 2 स्रोत की बात करेंगे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। और दोनों को कैसे हमने डिवाइड किया, कैसे हमने समझा, ये बातें आपको समझ में आई। साहित्यिक स्रोत को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य की बात करेंगे तो 3 है, यूनानी, चीनी, अरबी। यूनानी, चीनी, अरबी। हालांकि इसके अंदर और भी हो सकता है, म्यांमार से भी, जैसे म्यांमार से तारकनाथ है ना। म्यांमार से अगर हम बात करें तो तारकनाथ, म्यांमार से अगर बात करें तो तारकनाथ, है ना, तारकनाथ एकलौते हैं, है ना, तारकनाथ, है ना। अब देखिएगा यूनानी को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिकंदर से पहले, यूनानी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिकंदर से पहले, सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ, है ना, और सिकंदर के बाद, और सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद। तो देखिएगा इसे भी हमने क्या कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनानी को भी सिकंदर से पहले, सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद। चीनी के अंदर कई सारे होंगे, पानसियान, इतिसिंग, सुंगयून, है ना, आप देखिएगा हियनसांग, है ना, ये सभी होंगे, है ना, हाओजुकुआ, ठीक है। तो अब देखिएगा ये सभी भी हैं। अरबी के अंदर भी हम देखेंगे, है ना,
अरबी के अंदर बहुत सारे हैं। अरबी के अंदर बात करेंगे तो आप देखिएगा कि अलबर्मी है ना, और देखिए कई सारे नाम है ना, तो कई सारे नाम को हम लोग साथ में देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम जो चीजों को बताने जा रहे हैं जरा समझिएगा। अल मसूदी है ना, ये सारी चीजें हैं। तो सारी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग जो लेने वाले हैं आगे, आगे किसको लेने वाले हैं जी, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम लोग सबसे पहले लेंगे हम लोग अभिलेख। किसको लेंगे, अभिलेख को लेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर अभिलेख को लेंगे, ठीक है, अभिलेख को लेंगे।